नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं जिसने बिहार की राजनीति में, आप कह सकते हैं, काफी हलचल मचाई है। यह है चर्चित नौकरी के बदले जमीन घोटाला और हाँ, इसी से जुड़ा हुआ आईआरसीटीसी होटल टेंडर केस भी। हमारी ये पूरी बातचीत जो है वो आधारित होगी सरकारी दस्तावेजों पर, मतलब सीबीआई की 2017 की एफआईआर और ईडी की चार्जशीट और उनकी प्रेस रिलीज पर। कोशिश यही है कि हम समझें कि ये आरोप असल में हैं क्या, ये सब हुआ कैसे और इसके मायने क्या हैं, वो भी सिर्फ इन दस्तावेजों के आधार पर। और देखिए, शुरू करने से पहले ये साफ कर देना जरूरी है, ये स्क्रिप्ट राकेश वर्मा जी ने संशोधित और क्यूरेट की है। और एक और जरूरी बात, हमारा कानूनी डिस्क्लेमर। जी हाँ, कि ये पूरी चर्चा सिर्फ पब्लिक में मौजूद दस्तावेजों और वेरीफाइड फैक्ट्स पर आधारित है। अंतिम फैसला तो देखिए अदालत का ही होगा। जी बिल्कुल, ये मामला सुर्खियों में तो बहुत रहा है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये पूरा मामला उठा कहाँ से, मतलब जांच एजेंसियों की कहानी क्या है? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, सीबीआई ने 2017 में एक एफआईआर दर्ज की थी। उसके हिसाब से ये बात है 2004 से 2009 के बीच की। अच्छा, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। जी हाँ, बिल्कुल। सीबीआई का सीधा आरोप यह है कि उस टाइम पर रेलवे में जो ग्रुप डी की नौकरियां होती हैं, हाँ, ग्रुप डी, तो उन नौकरियों के बदले में कुछ उम्मीदवारों से या उनके परिवार वालों से जमीनें ली गईं। जमीनें? मतलब नौकरी के बदले जमीन? हाँ, और ये जमीनें या तो बहुत ही कम दाम पर, मतलब कौड़ियों के भाव खरीदी गई, या फिर सीधे सीधे तोहफे के तौर पे ले ली गई। एजेंसी इसे मानती है क्विड प्रो क्वो, मतलब एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, नौकरी के बदले जमीन। क्विड प्रो क्वो, अच्छा। तो सीबीआई कह रही है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोचा समझा तरीका था जमीन लेने का नौकरी के आड़ में। जी, सीबीआई के कागजात तो यही कहते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आरोप ये भी है कि ये जो जमीनें मिली, जो कि काफी कीमती थी, उन्हें सीधे परिवार के लोगों के नाम नहीं किया गया। तो फिर किसके नाम किया गया? उन्हें पहले कुछ कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर किया गया, और ये कंपनियां कथित तौर पर लालू प्रसाद यादव के परिवार से ही जुड़ी हुई थी। अच्छा, कंपनियों के जरिए? हाँ, और इसी आधार पर सीबीआई ने 2023 में चार्जशीट भी फाइल की, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव समेत कई और लोग भी आरोपी बनाए गए हैं। बाप रे, आरोप तो मतलब बहुत गंभीर हैं और सीधे परिवार के बड़े नेताओं पर। लेकिन जिन पर आरोप लगे हैं वो क्या कहते हैं, उनका पक्ष क्या है, बचाव में क्या कहा जा रहा है? हाँ, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, जो आरोपित पक्ष है, खासकर आरजेडी और यादव परिवार, वो इन सभी आरोपों को हमेशा से खारिज करते आए हैं। उनका लगातार यही स्टैंड रहा है कि ये सब राजनीति से प्रेरित है, मतलब पॉलिटिकल विंडेटा, राजनीतिक बदला। जी। तेजस्वी यादव ने तो कई बार ये कहा भी है कि ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। कि विपक्षी नेताओं को डराने के लिए, उनकी आवाज दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। वो इसे एक साजिश बताते हैं अपने परिवार और पार्टी के खिलाफ। अब देखिए, इसी से मिलती जुलती एक और कहानी है, आईआरसीटीसी होटल टेंडर केस। हाँ, इसका भी जिक्र सुना है। ये क्या है? ये तकनीकी तौर पर तो एक अलग मामला है। सीबीआई ने जुलाई 2017 में इसकी अलग एफआईआर दर्ज की थी। हाँ। इसमें आरोप ये है कि जब लालू जी रेल मंत्री थे, तब आईआरसीटीसी के 2 होटल थे, रांची और पुरी ने। हाँ। उनका जो रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट था, वो गलत तरीके से, मतलब नियमों को ताक पर रखकर एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। अच्छा, ठेका देने में गड़बड़ी। हाँ, और इस मेहरबानी के बदले में क्या मिला? पटना में, वो भी पौष इलाके राजेंद्र नगर में, एक बहुत कीमती जमीन का टुकड़ा। और वो जमीन किसे मिली? वो कथित तौर पर उन कंपनियों को मिली जिनका ताल्लुक फिर से यादव परिवार से बताया जाता है। अच्छा, तो ये 2 अलग-अलग एफआईआर हैं, पर पैटर्न एक जैसा ही लग रहा है। बिल्कुल। कि पद का इस्तेमाल करके फायदा पहुंचाया और बदले में जमीन या संपत्ति ली। और दोनों ही मामले लालू जी के रेल मंत्री कार्यकाल के। आपने एकदम सही पकड़ा। एफआईआर अलग हैं, जांचें भी अलग चल रही हैं, पर आरोपों का पैटर्न, वो जो फायदे के बदले फायदे वाली बात है, वो मिलती जुलती है। सीबीआई देख रही है कि क्या कोई अपराध हुआ, मतलब नौकरी या ठेके के बदले जमीन ली गई। हाँ, और जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय, वो मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल देख रही है कि कहीं इस सब में काले धन को सफेद करने का खेल तो नहीं हुआ। समझ गया। ये तो हुए कानूनी पहलू। हाँ, लेकिन अगर हम इसे बिहार के सामाजिक हालात से जोड़कर देखें, बेरोजगारी, सरकारी नौकरी की चाहत, वो सब। बिल्कुल। और जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट्स में इसी पॉइंट पर काफी जोर दिया है। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? उनका तर्क है कि बिहार जैसे राज्य में जहां पलायन है, रोजगार के मौके कम हैं, वहां एक सरकारी नौकरी, भले ही वो ग्रुप डी की ही क्यों ना हो, हाँ, बहुत बड़ी बात होती है परिवार के लिए। हाँ, वो किसी भी परिवार के लिए जैसे जिंदगी बदलने वाली बात है। तो एजेंसियों का कहना है कि इसी मजबूरी का,
इसी जरूरत का फायदा उठाया गया। गरीब परिवारों को शायद लगा हो कि भाई जमीन देना नौकरी पाने की प्रोसेस का ही हिस्सा है। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है। मतलब ये सिर्फ करप्शन का केस नहीं, ये तो एक तरह से लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने जैसा आरोप है। सीबीआई और ईडी की रिपोर्ट्स तो इसी तरफ इशारा करती हैं। उन्होंने कई ऐसे केस बताए हैं जहां जमीन देने वाले परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर थे। अब सवाल ये उठता है कि ये कथित घोटाला आखिर कितना बड़ा था, कितने लोग इसमें शामिल थे, कितनी जमीनें। हाँ, इसका स्केल क्या था, कोई अंदाजा है? देखिए, सीबीआई की चार्जशीट में तो अभियुक्तों और जमीनों की काफी लंबी लिस्ट है, जिससे लगता है कि ये काफी फैला हुआ मामला था। ठीक है, पर अगर हम पैसों के लिहाज से देखें, आर्थिक पैमाने पर, तो ईडी की कार्रवाई से ज्यादा साफ तस्वीर मिलती है। ईडी ने जांच के दौरान बहुत सारी संपत्तियां अटैच की हैं, अस्थायी तौर पर कुर्क, जिसे कहते हैं प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल अटैचमेंट, ये आम भाषा में क्या हुआ? मतलब संपत्ति जब्त। हाँ, एक तरह से फ्रीज करना, मतलब जब तक जांच चल रही है और कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक इन प्रॉपर्टीज को बेचा नहीं जा सकता, किसी और के नाम ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अच्छा। ताकि अगर आरोप सही साबित हो तो रिकवरी की जा सके। ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि 2024-25 तक जो प्रॉपर्टीज अटैच की गईं, उनकी मार्केट वैल्यू 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। 300 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है वाकई। इससे आरोपों की गंभीरता पता चलती है। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर ये सब हुआ जैसा आरोप है, तो ये किया कैसे गया? मतलब तरीका क्या था, मोडस ऑपरेंडी? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। जांच एजेंसियों का कहना है, खासकर ईडी और सीबीआई का, कि इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल हुआ। शेल कंपनियां, ये क्या बलाएं हैं और इनका इस्तेमाल क्यों? देखिए, शेल कंपनियां वो होती हैं जो बस कागज पर होती हैं, मतलब रजिस्टर्ड होंगी, डायरेक्टर भी होंगे, पर असल में उनका कोई खास बिजनेस नहीं होता, कोई संपत्तियां नहीं होती। अच्छा, सिर्फ नाम की कंपनियां। बिल्कुल। तो आरोप यह है कि नौकरी के बदले जो जमीनें मिली, उन्हें सीधे परिवार के लोगों के नाम नहीं किया गया। हाँ, ये आपने पहले बताया था। उन्हें पहले इन शेल कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर किया गया, फिर बाद में बड़े आप कह सकते हैं चालाकी से इन कंपनियों के शेयर बदल दिए गए या डायरेक्टर बदल दिए गए। अच्छा। जिससे हुआ ये कि जमीन का असली कंट्रोल धीरे धीरे परिवार के सदस्यों के पास आ गया। ओ, मतलब परत दर परत छुपाने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। ये तरीका एक तो असली मालिकों को छुपाने में मदद करता था, दूसरा जमीनों को जल्दी से कानूनी जामा पहनाकर सिस्टम में लाने का भी रास्ता था। जांच को उलझाना भी आसान हो जाता है इससे। सीबीआई ने चार्जशीट में कुछ कंपनियों का नाम भी लिया है, जैसे एके इन्फो सिस्टम्स। आरोप यह है कि ये बिचौलिए या नॉमिनी की तरह काम कर रही थी। तो एक तरह से जमीन को कानूनी शक्ल देकर कब्जे में लेने का तरीका। एग्जैक्टली। पर इससे सीधा पैसा कैसे बना? आर्थिक फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ जमीन की कीमत में हेरफेर करके। सीबीआई चार्जशीट कहती है कि जिन जमीनों की मार्केट वैल्यू करोड़ों में थी, हाँ, उन्हें कागजों पर बस कुछ लाख का दिखाया गया, मतलब ट्रांसफर वैल्यू बहुत कम रखी गई। अच्छा। तो ये जो मार्केट वैल्यू और कागजी वैल्यू के बीच का भारी गैप था, वही असल मुनाफा था। और ईडी की वो 300 करोड़ से ज्यादा की कुर्की, वो इसी बड़े खेल की तरफ इशारा करती है। और कोई तरीका भी था क्या इसमें? ईडी की रिपोर्ट में बेनामी लेन देन का भी जिक्र है। बेनामी मतलब कई प्रॉपर्टीज शुरू में ऐसे लोगों के नाम खरीदी गईं जो असली मालिक नहीं थे, बस नाम के वास्ते थे। बाद में फिर वही कंपनी बनाने और शेयर ट्रांसफर करने वाले तरीकों से उन बेनामी प्रॉपर्टीज का भी असली कंट्रोल परिवार तक पहुंचा दिया गया। ऐसा ईडी का आरोप है। बाप रे, ये तो काफी उलझा हुआ जाल लगता है। जी बिल्कुल। ये सारे तरीके मिलके एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं जिससे पैसे का असली सोर्स और प्रॉपर्टी के असली मालिक का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब सुन के मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है। वो परिवार जिन्होंने जमीन दी, हाँ, क्या उन्हें पता था कि वो किसी कथित घोटाले का हिस्सा बन रहे हैं, या उन्हें लगा कि ये सब ठीक है, कानूनी है? ये बहुत अहम सवाल है, नैतिक सवाल है। सीबीआई और ईडी के दस्तावेज तो यही कहते हैं कि ज्यादातर मामलों में जमीन देने वाले परिवार गरीब थे। हाँ, जैसा आपने बताया। और उन्हें सरकारी नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो ये हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि भाई जमीन देना भर्ती प्रोसेस का ही एक पार्ट है। उन्हें शायद इसके पीछे के कथित खेल का अंदाजा ही ना हो। कुछ मामलों में तो एजेंसियों ने दबाव या जबरदस्ती, मतलब कोहर्जन का भी जिक्र किया है। जबरदस्ती मतलब उनकी मर्जी के बिना? हाँ, इसका मतलब है कि शायद कुछ लोगों से जमीन उनकी मर्जी के खिलाफ भी ली गई हो। ये पहलू मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देता है। अब इस मामले का एक और जरूरी पहलू, वो है राजनीति का असर और जांच की प्रक्रिया। हाँ, राजनीति का एंगल। देखिए, लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार बिहार की राजनीति में दशकों तक बहुत प्रभावशाली रहा है। आरजेडी कई बार सत्ता में रही है। जी। तो जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट्स में आरोप लगाया है
कि इसी सत्ता के कवच की वजह से मामले की जांच में देरी हुई अच्छा, और शायद सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश भी की गई। यानी आरोप ये है कि पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल जांच को स्लो करने या रोकने के लिए हुआ। एजेंसियां तो यही कह रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मामले ने तेजी तब पकड़ी जब लालू जी सीधे तौर पर सत्ता में नहीं थे, केंद्र या राज्य में। हालांकि उनका परिवार तब भी पॉलिटिकली काफी पावरफुल था। जैसे 2017 में जब सीबीआई ने एफआईआर की, तब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे बिहार के। हाँ, ये बात है। एजेंसियों ने कोर्ट में यह भी कहा है कि जांच में दखल देने की कोशिशें हुई और ये जो देरी हुई है, मतलब अगर आप देखें कि कथित अपराध कब हुआ और जांच कब तेज हुई, लगभग 15-20 साल का फर्क है। इतना लंबा गैप। हाँ, और इतनी देरी का असर जांच पर पड़ता है। सबूत मिलना मुश्किल हो जाता है, गवाह शायद मुकर जाएं या उन पर दबाव हो। और इस पर आरोपित पक्ष का क्या कहना है? जाहिर है वो तो इनकार ही करते होंगे। बिल्कुल, उन्होंने हमेशा कहा है कि ये सब राजनीति है। तेजस्वी यादव ने इसे केंद्र सरकार की साजिश कहा है। कई बार थोड़े भावनात्मक बयान भी दिए हैं, जैसे कि हम डरने वाले नहीं हैं या ये हमें झुकाने की कोशिश है। उन्होंने इसे पूरी तरह से एक पॉलिटिकल लड़ाई बना दिया है। हाँ, ये तो साफ है कि मामला सिर्फ कानूनी नहीं, पूरी तरह से राजनीतिक भी है। तो हमने आरोपों की जड़ देखी, उनके काम करने का कथित तरीका, आर्थिक स्केल, सामाजिक पहलू और राजनीतिक एंगल भी समझ लिया। अब सबसे जरूरी सवाल, इतने साल बाद न्याय की प्रक्रिया पहुंची कहां है? ये जानना जरूरी है। इतने आरोप प्रत्यारोप हुए, कोर्ट में क्या चल रहा है, कुछ फैसला आया? देखिए, हालिया अपडेट ये है कि अक्टूबर 2025 में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, जो कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट है, उसने इस मामले में एक बड़ा कदम उठाया है। क्या कदम? कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई आरोपियों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं, मतलब आरोप तय कर दिए हैं। आरोप तय हो गए? जी हाँ, आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कई धाराओं के तहत। इसका मतलब क्या होता है आरोप तय होने का? इसका मतलब है कि कोर्ट को पहली नजर में, मतलब प्रथम दृष्टया, ये लगा है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। तो अब इस मामले में फॉर्मल ट्रायल यानी मुकदमा शुरू हो गया है। अच्छा, तो अब ट्रायल चलेगा? हाँ, प्रक्रिया लंबी हो सकती है, पर ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उम्मीद है कि इससे सच सामने आएगा। आरोप तय होना वाकई एक बड़ा डेवलपमेंट है। अच्छा, इस पूरे मामले का बिहार की राजनीति और समाज पर क्या असर देखते हैं आप? असल तो काफी गहरा है और कई लेवल पर है। राजनीतिक तौर पर देखें तो इन आरोपों ने तेजस्वी यादव के करियर पर, खासकर उनकी सीएम पद की दावेदारी पर, एक सवाल तो खड़ा किया ही है। और विपक्षी एकता की जो कोशिशें होती हैं, उनमें भी इसने कई बार थोड़ी मुश्किल पैदा की है। और अगर सामाजिक स्तर पर देखें तो इस तरह के जो हाई प्रोफाइल करप्शन के मामले होते हैं, वो आम लोगों का सिस्टम पर भरोसा कम करते हैं। ये बात तो है। इसका असर आज भी दिखता है। जैसे बिहार में जब पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं, हाँ, वो तो बहुत हो रहा है आजकल, तो लोग उसे फौरन सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचार से जोड़कर देखते हैं। और ये चीजें लाखों नौजवानों के भविष्य से जुड़ी हैं, उनमें निराशा लाती हैं। सही कहा। भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह है, पूरे सिस्टम को खोखला कर देता है। इस पूरी बातचीत से हमारे सुनने वालों के लिए क्या टेक अवे हो सकता है? क्या सीख सकते हैं हम? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख ये है कि एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका सिर्फ वोट डालने तक नहीं है। हमें अपने नेताओं के काम पर, उनकी संपत्ति पर, उनके फैसलों पर नजर रखनी होगी, सवाल पूछने होंगे। और जब भी कोई आरोप लगे तो सिर्फ एक तरफ की कहानी सुनकर यकीन न करें। खुद भी जानकारी जुटाएं, फैक्ट्स चेक करें, अलग अलग सोर्स देखें, फिर अपनी राय बनाएं। आज के जमाने में ये मुमकिन भी है। बिल्कुल, जानकारी ही ताकत है। और हाँ, एक जरूरी बात फिर से दोहरा दूं जी। हमारी ये सारी बातचीत पब्लिक डोमेन में मौजूद सीबीआई की एफआईआर, ईडी की चार्जशीट, कोर्ट के आदेशों और भरोसेमंद मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। ये जांच एजेंसियों के आरोप हैं और दूसरी तरफ आरोपितों के बचाव के तर्क हैं। हाँ, ये जरूरी है। अंतिम फैसला अदालत का होगा और वही सबको मानना होगा। बिल्कुल सही। तथ्यों को रखना हमारी जिम्मेदारी है, फैसला देना अदालत का काम है। जी। और आखिर में एक सवाल मैं सबके सोचने के लिए छोड़ रही हूँ। पूछिए। क्या भ्रष्टाचार जैसी इतनी गहरी समस्या से लड़ाई सिर्फ सीबीआई, ईडी या कोर्ट के जरिए जीती जा सकती है, या फिर इसके लिए समाज को, हम नागरिकों को और राजनीतिक इच्छा शक्ति को, सबको मिलकर एक बड़ा बदलाव लाना होगा? सोचिएगा जरूर। तो मेरे बिहारवासी भाइयों और बहनों, इस कहानी में हमने हर तथ्य को जांच और प्रमाण के साथ आपके सामने रखा है, ताकि आपको सही जानकारी मिले और आप सही व्यक्ति का चुनाव कर सकें।
याद रखिए, आपकी एक सोच आने वाली पीढ़ियों की दिशा और दशा तय करता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका हर क्लिक आपकी जागरूकता की ताकत है। कमेंट में बताइए कि अगली बार हम किस अपराध या सच्चाई को सबसे सटीक रूप में आपके सामने लाए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां सच फिर से सामने होगा। धन्यवाद।